Hello everyone. Welcome to the another class of Human Anatomy and Physiology 2. तो आज के क्लास में जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने स्टोमक में के बारे में पढ़ा था, तो आज के क्लास में हम इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे दो टाइप के इंटेस्टाइन रहते हैं। एक पहला वाला जो रहता है वो रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड जो दूसरा रहता है को हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम कॉलोन भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हम क्यों स्मॉल बोलते हैं, क्योंकि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका जो है वो जो लुमेन का डायमीटर होता है ना, वो डायमीटर कम होता है। तो डायमीटर कम होने की वजह से हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। हम यहाँ पे लेंथ की बात नहीं करते हैं, जबकि कॉन्ट्रारी में क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ बड़ी होती है कंपेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। हाउएवर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका जो डायमीटर है ना, जो इसका लुमेन है, ओपनिंग है, वो कम होता है कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, या फिर जिसको हम कोलोन बोलते हैं। तो इसीलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। होप यहाँ पे आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। स्मॉल इंटेस्टाइन आर रफली 7 मीटर्स लॉन्ग, है ना। जो हमारे बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल है ना वो डिफर करता है ना। 9-9.5 मीटर के अराउंड रहता है पूरा जो अपना एलिमेंट्री कैनाल रहता है। उसमें जो मेजोरिटी पोर्शन है, सबसे जो लंबा रीजन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है, जो रफली अराउंड 7 मीटर्स का रहता है ना, 20-21 फीट का जो ये है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके जो इंटरनल लाइनिंग रहती है उस लाइनिंग में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, है ना। ऐसे जो ये घूम रहा हो, ये जैसे ये इंटेस्टाइन है, अगर हम उसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे हमको ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे, जिसको हम भिलाई बोलते हैं। इसमें स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। ये जो भिलाई होते हैं, ये भिलाई क्या करते हैं कि ये जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसका जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ताकि हमको डाइजेशन करने के लिए हो या फिर न्यूट्रिशन को अब्जॉर्प्शन करने के लिए हो, सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाए। क्योंकि जितना लंबा सरफेस एरिया होगा, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, उतना खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होगा और वहां से न्यूट्रिएंट्स उतने अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब होंगे। इसलिए यहाँ पे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको हम भिलाई बोलते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल जो एक लेयर रहता है ना, इंटेस्टाइन में भी बेसिकली 4 लेयर्स रहते हैं, जैसे हमने स्टमक में देखा। तो जो इंटरनल लेयर रहता है उसमें ये भिलाई वाले स्ट्रक्चर्स रहते हैं। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, है ना। तो ये जो भिलाई रहते हैं इनमें जो मैंने बोला कि छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में बोला ना, इसको हम बोलते हैं माइक्रो भिलाई, है ना। तो ये जो माइक्रो भिलाई है, ये माइक्रो भिलाई और ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ये जो माइक्रो भिलाई रहते हैं ना, अब ये क्या हो जाता है, ये जो इसका सरफेस एरिया ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, ताकि हमारे जो खाना खाया है हमने उससे सफिशियंट अमाउंट में जो है न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन करने के लिए आसान हो। इसीलिए इन भिलाई में माइक्रो भिलाई स्ट्रक्चर भी बहुत प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो भिलाई और माइक्रो भिलाई है ना, जो इसका मल्टीप्लीकेशन है वो हमारा सरफेस एरिया निकल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा, है ना। ये नेचर की बनावट ऐसी, हमारे अडेप्टेशन ने ऐसा किया है। तो हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्ब हो पाएगा। तो जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो सबसे मेजर पोर्शन है स्पेशली फॉर डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन को माना जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम, है ना। तो ये क्या है, ये जो माइक्रोबिलाई है इसको यहाँ पे ब्लड वेसल्स ने एकदम से रैप किया होता है ना। जैसे यहाँ से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होगा, वो न्यूट्रिशन सीधा ब्लड वेसल्स में जाएगा, और जैसे ब्लड वेसल्स में जाएगा तो ये ब्लड क्या है, ये तो सर्कुलेट हो रहा है हमारे बॉडी में, ब्लड तो सर्कुलेट हो रहा है, तो ये न्यूट्रिएंट्स को हेपाटोपोर्टल सर्कुलेशन से लेके ये लिवर तक जाएगा, जहां पे ये प्रिलिमिनरी डिटॉक्सिफिकेशन होकर फिर हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिल जाएगा। होप ये चीज आपको समझ में आ गई हो। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है प्रिलिमिनरी, ऐसे ही वाइटामिन्स को अब्जॉर्ब करता है, फिर मिनरल्स को अब्जॉर्ब करता है, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स को भी अब्जॉर्ब करता है, बेसिकली ग्लूकोज के फॉर्म में, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में, लिपिड्स को फ्री फैटी एसिड्स के फॉर्म में। ये सारे अब्जॉर्प्शन के काम हो गया। इन एडिशन टू दैट डाइजेशन में एड करने के लिए, सहायता करने के लिए, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी रिलीज करता है, जो खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, जहां से जो है वो न्यूट्रिशन निकलते हैं, और ये न्यूट्रिशन जो है इन्हीं माइक्रोबिलाई के थ्रू से अब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं। अगर हम इसकी एनाटॉमी की बात करें तो जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हम बेसिकली 3 डिफरेंट एरियाज में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहला स्टोमक के नजदीक का एरिया है उसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, DUODENUM, ड्यूडेनम।
तो ये स्टोमक के साथ अटैच होता है, कर्व स्ट्रक्चर रहता है ना। तो जो ये कर्व स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पे जो हमने स्टोमक, ये ड्यूडेनम है, तो हमारा जो पेंक्रियाज है वो इसके अंदर से ऐसे धस के गया होता है। जो उसका जो हेड ऑफ पेंक्रियाज है वो ड्यूडेनम में रहता है, और ये जो यहाँ से पेंक्रिएटिक जूस है ना, उसके बाद में अपने गैल ब्लैडर से बाइल जो भी है ये सारे ड्यूडेनम में आके जीआई ट्रैक्ट के साथ या फिर एलिमेंट्री कैनाल के साथ मिलते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा पोर्शन, लेंथी पोर्शन रहता है जहाँ पे एक्चुअल डाइजेशन और न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन होता है, वो रीजन को हम बोलते हैं जेजुनम, जिसको हम बेसिकली बॉडी पार्ट्स भी बोल सकते हैं। ड्यूडेनम जेजुनम पे कंटिन्यू होता है, तो इसके फ्रंट साइड में क्या होगा, ड्यूडेनम होगा एंड एक्सटेंड अप टू द इलियम। तो जो इसका एक टर्मिनल पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको हम इलियम बोलते हैं। जो मेन साइट है अब्जॉर्प्शन फॉर न्यूट्रिशन, कौन अब्जॉर्प्शन का मेन साइट है, इलियम नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जेजुनम की, क्योंकि इसका सरफेस एरिया इतना बड़ा है जहाँ पे भिलाई और माइक्रोबिलाई रहते हैं। तो जो नेका एक्चुअल डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन है वो जेजुनम रीजन पे हो रहा होता है। होप वहां पे आपको ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो टर्मिनल पोर्शन है, सबसे छोटा वाला पोर्शन है, लास्ट वाला पोर्शन, उसको हम बोलते हैं इलियम, है ना। ये क्या है, जेजुनम से जाता है और उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है ना। इलियम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो जाता है और उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन हमारे जीआई ट्रैक्ट में चालू होते हैं, है ना। तो ये भी जो बचे हुए न्यूट्रिएंट्स हैं उनको आराम से अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। स्पेशली साइनाकोबालामाइन, जिसको हम विटामिन B12 भी बोलते हैं डे टू डे लाइफ में, वो इलियम रीजन से बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब होता है। तो ये कुछ थे इसके एनाटॉमी और कुछ बेसिक इसके फंक्शंस थे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के। तो उसके बाद में अब देखते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम बोल रहे हैं कि खाना डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें बेसिकली जो है खाना डाइजेशन कैसे होता है, 10 मार्क्स के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जहाँ पे हमको पूछा जाता है कि डिफरेंट टाइप के डाइजेशन के बारे में लिखो डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वहां पे ये चीजें काम आती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो केमिकल डाइजेशन है ना, मतलब है केमिकल प्रोसेस की वजह से जो डाइजेशन प्रोसेस होता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेन साइट फॉर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। हमने पहले ही बोल दिया है कि डाइजेशन यहाँ पे होता है और जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी भरपूर मात्रा में स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होता है। इट रिसीव्स पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। जो स्टोमक है उसमें क्या है, जो फूड है वो एसिडिक काइम में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो फिर धीरे धीरे जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है हमने स्टोमक में देखा था, तो धीरे धीरे करके खाने को ड्यूडेनम में भेजता है ना। तो फिर ड्यूडेनम में क्या होता है कि जो अपना बाइल आता है और पेंक्रिएटिक जूस आते हैं वो इसको मिक्स हो जाते हैं इस एसिडिक काइम के साथ, और ये एसिडिक काइम जो है वो बेसिक काइम बन जाता है ना। तो पहले से ही ये जो काइम इसको मिल रहा है वो काइम क्या है, थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड है, जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से वो ब्रेकडाउन है, तो इसको कंपैरेटिवली लेस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलते हैं, तो जिसको डाइजेशन होने में आसानी होती है। तो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन अकर्स थ्रू द एक्शंस ऑफ पेंक्रिएटिक एंजाइम, है ना। तो जो पेंक्रिया है ये मिक्स्ड ग्लैंड है ना, हम एंडोक्राइन में भी इसको देखेंगे। तो जो इसका इंडोक्राइन है वो तो हार्मोन निकालता है, जैसे इंसुलिन है ना, ग्लूकागॉन, सोमाटोस्टेटिन, ये सारी चीजें निकलता है। तो इसमें का जो ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो पैंक्रेटिक जूसेस को निकालता है, जो खाने के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो लिवर ने बाइल प्रोडक्शन करके अपने गैल ब्लैडर में स्टोर करके रखा होता है आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के बाद, वो बाइल भी यहाँ पे आके मिक्स हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ एंजाइम है जो हमारे इंटेस्टाइन खुद से प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टिनल एंजाइम्स। तो इन सब जो मिक्स होते हैं, तो ये सब मिक्स होके क्या होता है कि जो खाना है वो डाइजेशन की तरफ जाता है, और खाना एक बार पूरा डाइजेस्ट हो जाए तो ऑब्जर्वेबल फॉर्म में हो जाता है, तो वहां से न्यूट्रिएंट्स आराम से ऑब्जर्व हो जाती है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि ये क्या होता है। पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। हमारे बेसिक खाने में 3 कंपोनेंट रहते हैं, प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है और फैट रहता है। तो हम उसको एक एक करके देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेशन होता है, राइट। जो अपना ये कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या होता है कि पेंक्रियाज में अमाइलेज बोल के एक एंजाइम रहता है, राइट। पेंक्रेटिक अमाइलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए। ये जो पेंक्रिएटिक अमाइलेज रिलीज होता है और ये जब काइम के साथ मिक्स होता है, तो जो खाने में स्टार्च रहता है ना, कुछ अमाइलेज जो है सलाइवा में हमने देखा था, सलाइवा में रिलीज हो रहा है। तो अगर हम बहुत देर तक अच्छे से चबाएंगे तो वहां पे अमाइलेज अच्छा काम करेगा और कार्बोहाइड्रेट जो है वो वीक हो जाएगा, डाइजेस्टिव फॉर्म में चले जाएगा, और बचा कुचा काम जो है फिर अपना पेंक्रेटिक जूस करता है, क्योंकि इसमें पेंक्रेटिक अमाइलेज रहते हैं। ये स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है और स्टार्च को फिर ये सिंपल शुगर में बदल देता है, जैसे माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, है ना, या फिर लैक्टोज हो गया। ऐसे शुगर्स में ये बदल देता है, जो आगे जाके ब्रेक होके जो फाइनल अपना कार्बोहाइड्रेट का
यूनिट रहता है वो आसान हो जाता है। तो जैसे फिर यहाँ पे माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, तो फिर कुछ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स आते हैं। जैसे माल्टोज के ऊपर माल्टेज काम करेगा, सुक्रोज के ऊपर सुक्रेज काम करेगा, लैक्टोज के ऊपर लैक्टेज काम करेगा। तो ये जो एंजाइम इंटेस्टाइनल एंजाइम्स निकलते हैं ये इनको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, जो इनको ग्लूकोटोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज ऐसे सिंपल, इससे भी और सिंपल, ये तो इंटरमीडिएट टाइप का शुगर हो गया, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का शुगर हो गया, इनिशियल कार्बोहाइड्रेट, तो इसको ये सिंपल टाइप के शुगर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? पहले तो ये पहले से ही वीक होके आया है सैलिवरी अमाइलेज से, फिर यहाँ पे पेंक्रेटिक अमाइलेज आएगा जो इसको माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज जैसे इंटरमीडिएटरी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा, जहां पे फिर इंटेस्टाइनल एंजाइम माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज ऐसे जो एंजाइम है ये इनको सिंपल टाइप के कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन प्रोसेस। और जो ये अल्टीमेट फाइनली जो ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, जो फ्रुक्टोज है, ये हमारी बॉडी इसको आराम से अब्जॉर्ब कर सकती है, जिसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ऐसे ही हम दूसरे देखेंगे कि प्रोटीन का कैसे होता है, प्रोटीन का क्या होता है, कैसे होता है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है पूरा सेक्शन डाइजेशन का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इसलिए हम इसको अच्छे से देख रहे हैं। तो ये जो पैंक्रियाज है, पैंक्रेटिक एंजाइम्स रहते हैं जैसे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, हमने काफी सुना होगा इसके बारे में। ये क्या करते हैं? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देते हैं। हमने आगे जो प्रीवियस चैप्टर था वहां पे भी हमने देखा था कि प्रोटीन कैसे ब्रेक डाउन हो रहे हैं, है ना। तो ये जो फिर पेप्टिडेज एंजाइम रहते हैं जो इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं, ये जो है पेप्टाइड्स को फिर इसके सबसे सिंपल फॉर्म जिसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड्स, है ना, इन अमाइनो एसिड्स में तोड़ देता है। और ये जो अमाइनो एसिड है ये आराम से हमारी बॉडी इनको अब्सॉर्ब कर सकती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में जो है प्रोटीन मिलता है। ऐसे जो हमारा तीसरा कंपोनेंट आ गया वो है फैट कंपोनेंट। फैट बहुत जरूरी है ना। बेसिकली जितने भी हार्मोन बनते हैं, है ना, और जितने भी हमारे बेसिकली जो सेल है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है ना, उसका जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो इसी फैट से बने होते हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। मोर ओवर ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी का भी काम करता है। तो फैट का जो डाइजेशन है वो क्या होता है? जो पहले बाइल रिलीज होता है गैल ब्लैडर से, जैसे ही खाना स्टोमक से नीचे आता है ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम में क्या है कि उस खाने के रिस्पॉन्स में बाइल प्रोडक्शन होता है। जैसे ही गैल ब्लैडर से बाइल रिलीज होता है, जो बाइल बेसिकली लीवर बनाता है, आरबीसी के डेथ हो जाने के बाद उससे बहुत सारी प्रोसेस होती है, वहां से बाइल बनता है। वो बाइल जो है गैल ब्लैडर में आके स्टोर होता है। तो एक बार ये बाइल स्टोर हो जाए, जैसे हम खाना खाते हैं और फैटी फूड हमारे स्टोमक से निकलता है, तो यहाँ पे ये सेंसिटाइज होता है और बाइल का प्रोडक्शन होता है, और ये बाइल जो है गैल ब्लैडर से रिलीज होना चालू होता है। तो ये जो बाइल है ये इमल्सिफिकेशन प्रोसेस को करता है। हमने फार्मास्यूटिक्स में देखा होगा इमल्सिफिकेशन क्या होता है। तो ये जो बाइल है ये क्या करता है? जैसे फैट के साथ मिक्स होता है, इस फैट को छोटे छोटे फैट पार्टिकल्स में बदल देता है, फैट ड्रॉपलेट्स में बदल देता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन प्रोसेस, है ना। ये जो फैट है, कॉम्प्लेक्स फैट है, इसको बाइल की सहायता से क्या हो रहा है कि ये इमल्सिफाई हो जा रहा है स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। और फिर यहाँ पे जो पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम है, लिपिड को जो ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है वो अमाइलेज, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है वो है प्रोटीएज, जैसे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन रहते हैं। ऐसे ही फैट को जो करते हैं उसको हम बोलते हैं लाइपेज। लिपिड लाइपेज ब्रेक्स फैट इनटू दी फैटी एसिड। अब ये जो फैट के छोटे छोटे ड्रॉपलेट है, इन पे जो है पैंक्रियास से पैंक्रेटिक लाइपेज एंजाइम आएगा और ये इन फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में ब्रेक कर देंगे। जो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल हमारे बॉडी से आराम से अब्जॉर्बेबल है, हमारे इंटेस्टाइन से आराम से अब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं, और इस तरीके से जो हमारे बॉडी में है वो फैट की पूर्ति होती है। तो अब्जॉर्प्शन कैसे होता है? ये तो हो गया डाइजेशन। तो हमने बोला था कि इसके तो दो फंक्शन है, पहला आता है ऑब्जॉर्प्शन, दूसरा पहला आता है डाइजेशन, फिर आता है ऑब्जॉर्प्शन। अब ऑब्जॉर्प्शन में देखेंगे जो इंटेस्टाइनल भिलाई है वो सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। जो इसमें माइक्रोविलाई है ना, वो माइक्रोविलाई जो है वो और ज्यादा सरफेस एरिया को बढ़ा दे रहे हैं, मतलब हमारे पास अब जो है सफिशिएंट सरफेस एरिया है। इन एडिशन टू दैट जो ये बिलाई और माइक्रो बिलाई रहते हैं, इनमें भरपूर मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में ब्लड और लिम्फ वेसल का सप्लाई रहता है। तो फिर क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे ये जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे ग्लूकोज क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन होने के बाद, डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज बना है ना। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये आराम से इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके ब्लड में चले जाएगा, राइट। जैसे ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड में चले जाएगा, इन एडिशन टू दैट ये तो कार्बोहाइड्रेट का हो गया। ऐसे ही जो अमाइनो एसिड हुआ था प्रोटीन से,
वो भी ब्लड में चले जाएगा, है ना, जो फिर धीरे धीरे लीवर तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ऐसे ही जो फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल है, जो फैट की वो है, वो लिम्फेटिक वेसल्स में चले जाएंगे। एक बार अगर ग्लूकोज ब्लड में चले गया, अमाइनो एसिड जो है ब्लड के द्वारा लिवर में चले गया, और जो फैटी एसिड्स है वो लिम्फ के द्वारा जब ऑब्जॉर्व हो रहा है, तो ये सर्कुलेशन है, लिम्फ भी जो है वो भी सर्कुलेट कर रहा है, और जो ब्लड है वो भी सर्कुलेट कर रहा है। मतलब यहाँ पे ये न्यूट्रिशन को कैरी कर रहा है और ये ब्लड न्यूट्रिशन को लेके जा रहा है। तो यहाँ पे जो फ्रेश ब्लड आ रहा है उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो इस ग्रेडियंट की वजह से जो इंटेस्टाइन है वहां से न्यूट्रिएंट्स आराम से ब्लड में आ रहा है, और ये ब्लड सर्कुलेट होते होते लीवर तक जा रहा है। तो जहां पे जितना भी न्यूट्रिएंट्स जो है वो हेपाटोपोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू से ये लीवर पे लेके जा रहा है। लीवर उसको प्रोसेस करके जो भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस करने हैं, जैसे ग्लाइकोजेनेसिस, तो ये जो प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस करता है, राइट। और जो ये फैट है वो लिम्फेटिक सिस्टम पे जाता है ना, और फिर जितने भी फैट सोलुबल विटामिन है वो यहाँ पे फैट में जाके डिसॉल्व होके फैट में स्टोर हो जाएंगे। ऐसे ही जो फ्री फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल है, ये हमारे बॉडी में ये जो फैट है ये भी आराम से अब्जॉर्ब हो जाएगा, और उसके बाद में ये काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट्स के फॉर्म पे ये भी आराम से लीवर में चले जाएंगे, जहां पे लीवर फ्री फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल को प्रोसेस करके आगे उसको किस टाइप का कोलेस्ट्रॉल बनाना है या फिर ट्राइग्लिसराइड बनाना है वो उसको लिवर प्रोसेस करता रहेगा। तो मोटा मोटी क्या है कि जो हमारा ग्लूकोज है, जो हमारा प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स है या फिर हमारा फैटी एसिड्स है, ये अब्जॉर्ब होने के बाद जो है अल्टीमेटली ये लोग जा रहे हैं लिवर के पास, जहां पे लिवर इनको सही तरीके से व्यवस्थित कर सके, राइट। और उसके बाद में जो वाटर सोलुबल विटामिन और मिनरल्स है ये आराम से ब्लड के थ्रू से अब्जॉर्ब हो रहे हैं, और जो फैट सोलुबल है वो लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए एडिपोज टिश्यू में पहुंच रहे हैं, जहां पे वो अब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, राइट। ऐसे ही एटीपी क्या है और एटीपी कैसे बनता है ये भी आपके सिलेबस में है, तो हम इसको एक छोटा सा टॉपिक है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में जनरली एग्जाम में आ सकता है या वाइवा में आ सकता है, तो यहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो एटीपी है ये हमारे बॉडी का जो है प्राइमरी एनर्जी का करेंसी है, हमने बायोकेमिस्ट्री में भी इसको पढ़ा है, राइट। तो बेसिकली जो एटीपी है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया बोल के एक सेल में, जिसको हमने बचपन में पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जहां पे क्या होता है कि बेसिकली जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में जाता है, जहां से है ना पायरुवेट्स बनते हैं, और फिर ये पायरुवेट्स जो है वो क्रेब्स साइकिल में जाते हैं, और वहां से जो है हमको सफिशिएंट अमाउंट में एटीपीज निकल रहे होते हैं। इस एटीपी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एनर्जी, जो हमारे बॉडी को चाहिए, है ना। एनर्जी मतलब जो हो गया पावर। तो क्योंकि ये एटीपी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में ग्लूकोज से निकल रहा है, कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया नामक हमारे सेल ऑर्गेनेल्स पे, इसीलिए हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। होप यहाँ पे समझ में आ गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल्स हो गया ना, बेसिकली जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो 36 से 38 एटीपी को देके जाता है प्रोडक्शन। तो ये बहुत ज्यादा भी करता है, और ये जो साइकिल चलता रहता है इसमें खुद से भी एटीपी का खर्चा होता है। तो जो अपना नेट एटीपी है वो अराउंड 36 से 38 एटीपी बचता है, तो जो हमारे बॉडी को कॉन्स्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। तो ये क्या है, जो ये एटीपी है, फिर ये सेलुलर फंक्शंस को है ना, मॉलिक्यूलर फंक्शन, फिजियोलॉजी जो भी करना है, कुछ भी चीजें सिंथेसाइज करना है, हमारे बॉडी में सेल डिवीजन करना है, वुंड हीलिंग करना है, जो भी करना है, बेसिकली जितने भी एक्टिव वर्क है जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को यही सारे एटीपी फुलफिल करते हैं, राइट। ऐसे इस तरीके से हमारे बॉडी में एटीपी बनते हैं और ये एटीपी अपना काम कर रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पे एटीपी का एक एडवांस फॉर्म है, एटीपी का एक नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट। ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट है ये क्या है? हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड है। ये बेसिकली एटीपी से ही बनते हैं और ये मसल्स में जाके स्टोर होते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, जब ये क्रिएटिन फॉस्फेट रिलीज होते हैं ना, ये शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी देते हैं जो मसल एक्टिविटी करने के लिए हेल्प करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरे को अचानक से कूदना है, एकदम इमरजेंसी सिचुएशन, और मेरे को लंबा कूद के जाना है, तो वो टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है कि मेरे जो पर्टिकुलर मसल्स के माइटोकॉन्ड्रिया है इतना सारा एटीपी एक बार में जनरेट कर दे। उसके लिए बहुत सारा ऑक्सीजन लगेगा, बहुत सारा ग्लूकोज लगेगा। तो ऐसे कंडीशंस के लिए क्या करता है ना, हमारी बॉडी क्रिएटिन फॉस्फेट बना के इन्हीं एटीपी को हमारे मसल्स पे रख देता है। तो जैसे ही ये फॉस्फेट कंपाउंड जो है वो रिलीज होते हैं, ये शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिससे ये जो इमरजेंसी वाले सिचुएशन है वो करने में हमारी बॉडी को
हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये जो क्रिएटिन है वो एटीपी के साथ मिक्स हो जाता है और वहां से फिर क्रिएटिन फॉस्फेट बनता है और एडीपी बनता है, राइट। तो ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट है, जब हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये एकदम से बहुत सारे एटीपी मॉलिक्यूल को रिलीज करता है, जहां से हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और हम जो भी ये सारे बर्स्ट एक्टिविटीज करने होते हैं वो हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। होप यहाँ पे क्रिएटिन फॉस्फेट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। फिर इसमें एक तीसरा कॉन्सेप्ट आता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। BMR इज अ रेट एट विच द बॉडी स्पेंड एनर्जी। तो ये बेसिकली क्या है ना, BMR बोले तो हमारी बॉडी की आदत है। अगर हम एटीपी को पैसा मान के चले, मतलब यूनिवर्सल सोर्स है ना, हम उसको यूनिवर्सल करेंसी भी बोल रहे हैं, तो हमारी बॉडी कितना एटीपी बनाती है, मतलब कितना उसकी आमदनी है और कितना एटीपी का खर्चा होता है, मतलब उसका खर्चा कितना है। बेसिकली आमदनी और खर्चा का जो एक रेशियो है, एक रेट है, उसको हम क्या बोलते हैं, BMR, है ना। तो ये जो रेट है, मतलब कितने रेट पे हमारी बॉडी एनर्जी को स्पेंड कर रही है। हाँ, हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे है। बेसिकली काम के टाइम पे तो देखो बॉडी एकदम से जो है एटीपी को यूज करेगी। रेस्ट सिचुएशन पे, मतलब जो भी हमारे बॉडी में इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस है या फिर जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस है, जैसे यूरिनेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, है ना, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये तो रुक नहीं सकती। ये रुकेगा तो आदमी की लाइफ खत्म हो जाएगी। तो इन प्रोसेस में कंटिन्यूसली क्या होता है, एनर्जी यूज होती है। मगर आदमी रेस्ट में भी होता है तो सर्कुलेशन तो चलता रहता है, रेस्पिरेशन तो चलता रहता है, यूरिनेशन तो चलता रहता है, डाइजेशन तो चलता रहता है। तो ये जो प्रोसेस है, इन प्रोसेस में क्या होता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो किस तरीके से हमारी बॉडी इन बेसिक प्रोसेस को रेस्ट कंडीशन में खर्चा कर रहा है, उसमें एनर्जी का यूज हो रहा है, उसकी जो एक रेट रहती है उसको हम बोलते हैं BMR या बेसल मेटाबॉलिक रेट, है ना। तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे होम्योस्टेसिस भी चलता है, तो इसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ कैलोरी। तो है ना, हमारे बॉडी में एनर्जी का खर्चा करने का समीकरण क्या है कि जब हमारी बॉडी कुछ भी काम नहीं कर रही, मतलब अपेरेंटली हम रेस्ट कंडीशन में, तो ऐसे में हमारी बॉडी कितना एटीपी को यूज कर रही है, इसको हम बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। होप यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के क्लास में हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट से निकलता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, है ना, ऐसे ही प्रोटीन से जो निकलता है अमाइनो एसिड्स, और फैट से जो निकलता है फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, ये कैसे डाइजेस्ट होते हैं और ये कैसे हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल कॉन्सेप्ट हमने देखे, जैसे एटीपी क्या है, एटीपी कैसे बनता है और ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ऐसे क्रिएटिन फॉस्फेट क्या है, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, और ऐसे बेसल मेटाबॉलिक रेट का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा। होप ये क्लास आपको अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आई हो, राइट। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, है ना। तो जो अभी नेक्स्ट क्लास रहेगा, हम नेक्स्ट क्लास में दूसरा जो स्ट्रक्चर है GIT का, हम वो लेके आएंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। थैंक यू फॉर लिसनिंग दी टुडेज क्लास। थैंक यू।